हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप लोग लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की रिवीजन हरियाणा एडीए एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका है 30 जुलाई को। 2 दिन बाद आपका हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीपीसी के जितने भी रेलेवेंट रूल्स और ऑर्डर्स जो रहते हैं हम उसको समअप करवा दें और होपफुली हम करवा पाएंगे। आज के सेशन में हम करना स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्डर नंबर 22 से स्टार्ट करके ऑर्डर नंबर 31 32 तक लेके जाएंगे। इस वीडियो के अंदर कम से कम आप 8-10 ऑर्डर जो है हम करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ना चाहते हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप लीगल पाठशाला रेफरल कोड है ये लीगल पाठशाला 10 विदाउट एनी स्पेस, इसको यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अभी एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर 31 जुलाई तक वैलिड है। अगर आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर आके आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे जो हमारी नॉर्मल फ़ीस है, जैसे 1 ईयर की फ़ीस है 1 लाख कुछ है, अगर आप अभी लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 30,000 रुपीज़ का डिस्काउंट वहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करना है आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ये ऑफ़र 35% वाला जो ऑफ़र है ये आपका 31 तक वैलिड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हमने लास्ट ऑर्डर नंबर 21 जो है हमारा समअप हो गया था, जो सबसे लेंथीस्ट ऑर्डर था। इस सेशन में हम करेंगे ऑर्डर नंबर 22। सेशन अगर अच्छे लग रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको वो रेलेवेंट चीज़ें बता सकूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। चलिए ऑर्डर 22 की बात करते हैं। जनरली ऑर्डर बेस्ड तो क्वेश्चन आता ही है, डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी, 3 चीज़ों से ये डील करता है ये ऑर्डर। पहला, डेथ के बारे में, पार्टीज की डेथ हो जाए, ठीक है। दूसरा, मैरिज हो जाए पार्टी की, फीमेल पार्टी उसकी मैरिज हो जाएगी। और थर्ड, इंसॉल्वेंसी के बारे में डील करता है। 2-3 क्वेश्चन से जो यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ऑर्डर बेस्ड हो गया, दूसरा क्वेश्चन रूल नंबर 1 से ही आता है। ये कह रहा है रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताता है कि जो सूट है आपका वो अबेट नहीं होगा बाय द डेथ ऑफ द पार्टीज़। अगर पार्टीज़ की डेथ हो जाती है लेकिन राइट टू सू सर्वाइव कर जाता है। अब राइट टू सू क्या होता है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानने के लिए आप मेरी डिटेल्ड क्लासेस लगा सकते हो सीपीसी की अनअकैडमी के ऊपर। जनरल कंसेप्ट याद रखिएगा, सूट जो है अबेट नहीं होगा अगर पार्टीज़ की डेथ हो जाती है और राइट टू सू सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो राइट टू सू सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है। राइट टू सू सर्वाइव कर गया तो जो है सूट आपका अबेट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आता है, देखो रूल 2 जो है स्किप कर सकते हो, रूल 3 भी आप स्किप कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके एलआरस आते हैं ऑन रिकॉर्ड, तो एलआरस को कितने टाइम पीरियड में लाया जाएगा, वो वहाँ पे टाइम पीरियड जो है 90 डेज़ का टाइम पीरियड दिया हुआ है। वो लिया हुआ लिमिटेशन के आर्टिकल नंबर 120 में, आई थिंक। आप क्रॉस चेक करके कमेंट करके बताना कि कितने दिन के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उस पार्टी के बदले में यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका रूल नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4 से मैंने बता दिया जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, रूल नंबर 6 पे आइए आप लोग। रूल नंबर 6 से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। बाकी रूल आप स्किप कर सकते हो हरियाणा एडीए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जुडिशरी एग्जाम्स की बात करें, बट हरियाणा एडीए पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, छोड़ सकते हो। रूल नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, काफ़ी बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हियरिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और हियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो वो जो है प्रोसीडिंग्स आपकी अबेट नहीं होंगी। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है मैटर नहीं करता है। देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी बिटवीन द, ये जो है ना, बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। मतलब आज हियरिंग कंप्लीट हो गई है, कोर्ट जजमेंट 2 दिन बाद सुना रही है, इस दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो जो प्रोसीडिंग्स आपकी अबेट नहीं होने वाली है, वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मान लिया जाएगा कि जो डेथ हुई है वो जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद हुई है। तो रूल नंबर 6 से आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ के साथ रूल नंबर 7 से भी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जो सूट होगा आपका अबेटेड नहीं होगा बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। अगर फीमेल है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी से पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया, बट शादी हो जाती है और वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है सूट के अंदर, तो जो सूट है आपका सिर्फ शादी होने की वजह से अबेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो प्रोसीडिंग्स जो आपकी चलती रहेंगी और जजमेंट्स उसमें आ जाएगी, और जो डिक्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट, ये लिखा हो ना,
एग्जीक्यूट अगेंस्ट हर, सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट की जाएगी, ना कि मेल। हस्बैंड भी आ जाएगा ना शादी के बाद, उसके अगेंस्ट नहीं। लेकिन सब रूल 2 कहता है कि हस्बैंड के अगेंस्ट भी की जा सकती है, जहाँ लॉ के द्वारा हस्बैंड लाइबल है फॉर द डेट्स ऑफ द वाइफ। वाइफ ने कोई लोन वगैरह उठाया है और फिर हस्बैंड की लाइबिलिटी तो बनेगी ना शादी करने के बाद, यू आर लाइबल फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ योर वाइफ। सो उस केस में जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो डिक्री है वो हस्बैंड के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। याद रखिएगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो डिक्री है हस्बैंड के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरली कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। रूल नंबर 8 हेडिंग पढ़ लेना आप। ठीक है, हेडिंग व्हेन प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, सिर्फ हेडिंग, यहाँ डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रूल नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट क्या होगा अबेटमेंट का और डिसमिसल का, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, जहाँ पे सूट अबेट हो रहा है या डिसमिस किया जा रहा है इस ऑर्डर के अंदर, तो कोई भी फ्रेश सूट जो है आप उस सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका सूट अबेट हो गया है या आपका सूट डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आए हैं, ठीक है, सूट डिसमिस हो गया है, सो ये जो है आपका जो ऑर्डर 22 है साफ साफ कहता है कि आप नया सूट जो है उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। रूल 9 ये इफेक्ट बताता है। आपसे प्रीमियम पूछा जाएगा कि इफेक्ट क्या होगा अबेटमेंट का और डिसमिसल का। सो दी प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग ए फ्रेश सूट ऑन दी सेम कॉज ऑफ एक्शन, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है, ये सब रूल 2 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कोर्ट पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, पार्टीज़ ऑर्डर जो आया है सेटिसाइड करवाने का अबेटमेंट को, उसको सेटिसाइड करवा सकती हैं, या जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सेटिसाइड करवा सकती है। फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। और कोर्ट को ये लगता है कि हाँ भाई सफिशिएंट कॉज थे इसलिए अबेट कर दिया या डिसमिस हो गया, तो कोर्ट जो उनके सूट को रिस्टोर कर देगी और कंटिन्यू करेगी सूट को वहीं से जहाँ से उन्होंने डिसमिस या आपका अबेट किया था। ठीक है, रूल नंबर 9 के बाद इस ऑर्डर में कोई भी रूल नहीं है जो आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा ईडीएम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर नंबर 23 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जनरली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स 21 में हमने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इंसॉल्वेंसी, मैरिज एंड डेथ ऑफ द पार्टीज। अब हम विड्रॉ की बात करेंगे या एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात करेंगे। सो रूल 1 जो है जनरल रूल की बात करता है कि सूट को विड्रॉ किया जा सकता है और पार्ट ऑफ क्लेम को अबेंडन त्यागा जा सकता है। बड़ा जनरल सा कंसेप्ट है कि किसी भी टाइम पे जो सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कौन से ऑर्डर में होता है कमेंट करके बताइएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद प्लेंटिफ चाहे तो सारे के सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट या किसी कुछ डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट जो है आपका अबेंडन कर सकता है या कोई पार्ट ऑफ ए क्लेम अबेंडन कर सकता है। ये माइनर वाला कंसेप्ट जो है, ठीक है, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, माइनर वाले जहाँ प्लेंटिफ माइनर है या अदर पर्सन्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ऑर्डर नंबर 32 अप्लाई होगा, अनसाउंड पर्सन्स, ठीक है, उन माइनर के बिहाफ पे कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया था तो आप अबेंडन नहीं कर सकते विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट और विड्रॉ भी नहीं कर सकते विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, प्रोवाइडेड सिर्फ ये कहता है। ठीक है, माइनर में हमेशा लीव आएगी, जहाँ पे भी माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज टू सेफ गार्ड द पैरामाउंट कंसिडरेशंस ऑफ द माइनर, माइनर्स के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना है, इसलिए हर जगह पूरी सीपीसी में हर जगह ये लिखा गया है कि यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, नाउ इसके बाद क्वेश्चन आता है सब रूल 3 से। सब रूल 3 देखिए, सब रूल 3 एक बड़ा अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ कोर्ट सेटिस्फाइड होगी क्या सूट फेल हो रहा है फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से या कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, ठीक है, प्लेंटिफ को अलाउ किया जाए कि आप फ्रेश इंस्टीट्यूट करें सूट सब्जेक्ट मैटर को लेके। तो यहाँ पे बड़ा सही लिखा हुआ है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी कोर्ट जो है प्लेंटिफ को ग्रांट करेगी परमिशन, ये ना परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम सच सूट सॉरी तो कोर्ट जो है एक सेकंड रुको यार, गले में पता नहीं क्या हो गया। अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देती प्लेंटिफ को विड्रॉ करने के लिए सूट, तो प्लेंटिफ विड्रॉ कर सकता है और यहाँ पे जब विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट विड्रॉ किया जाएगा तो आपके पास लिबर्टी है कि आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे जो रूल सब रूल नंबर 4 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सब रूल 4 से। देखिए क्या आता है, जहाँ प्लेंटिफ अबेंडन कर रहा है सूट या पार्ट ऑफ ए क्लेम, ठीक है, या विड्रॉ कर रहा है सूट को या पार्ट ऑफ ए क्लेम को विड्रॉ कर रहा है बट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से नहीं कर रहा। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे कोर्ट की परमिशन नहीं है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉस्ट तो इम्पोज की जाएगी आपके ऊपर और आपको प्रिक्लूड किया जाएगा कि आप दोबारा से फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक नंबर सब रूल नंबर 3 से, सब रूल नंबर 4 से। आप विद द परमिशन ऑफ करोगे तो आप कर सकते हो, विदाउट द परमिशन ऑफ विड्रॉ करोगे तो आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको रोका जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और है जो सब रूल 5 से आता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जहाँ पे सेवरल प्लेंटिव्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं, काइंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव सूट हम मान लेते हैं, तो कोई भी एक सिंगल प्लेंटिव विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर प्लेंटिव्स विड्रॉ और अबेंडन नहीं करेगा, लिखा ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर प्लेंटिव्स, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ अदर प्लेंटिव्स, आपको बाकी प्लेंटिव्स की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। एक ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट जो है आपका रूल नंबर 3, हेडिंग पढ़नी है कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सूट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वो है रूल 3A से, 3A से क्वेश्चन पूछा जाता है। रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है। रूल नंबर 3A, रूल नंबर 3A बहुत इंपॉर्टेंट है, बार टू सूट। ये कहता है नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन ग्राउंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आपने अभी रूल 3 में पढ़ा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप डिक्री ले लो, ठीक है। आपके सूट के अंदर डिक्री आ गई, अब वो जो डिक्री आई है उस सूट के अंदर, उस डिक्री को सेटिसाइड करवाने के लिए आप कोई और सूट फाइल नहीं करेंगे इस ग्राउंड के ऊपर कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, ठीक है, वो लॉफुल नहीं था। सो यहाँ पे रूल नंबर 3A बार इम्पोज करता है कि यू कैन नॉट फाइल ए सूट टू सेटिसाइड द डिक्री इन दैट पर्टिकुलर सूट, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज़ से होता बिटवीन द पार्टीज़, और ग्राउंड क्या मना रहे हो आप कि वो कॉम्प्रोमाइज़ तो लॉफुल ही नहीं था, तो अब आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उसको सेटिसाइड कराने के लिए। प्री के लिए ये याद रखना है। नाउ रूल नंबर 3B, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। नो एग्रीमेंट नो कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना, हमने पढ़ा है पीछे। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, जनरल सा कंसेप्ट है, कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट आपने इंस्टीट्यूट किया हुआ है बिना कोर्ट की परमिशन लिए, ठीक है। आप कोर्ट की परमिशन एक्सप्रेसली रिकॉर्ड करवाएंगे प्रोसीडिंग्स के अंदर, तभी आप कर सकते हो। और ये कह रहा है अगर कोई एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया बिना कोर्ट की परमिशन के, तो जो है वो वॉइड हो जाएगा। ये भी प्री का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको यहाँ पे पढ़ना है ऑर्डर नंबर 23 के अंदर, ठीक है। 23 के बाद अब जो है 24, इसकी सिर्फ हेडिंग पता होनी चाहिए आपको कि ऑर्डर 24 डील किससे करता है, पेमेंट इनटू कोर्ट से डील करता है। इसके अंदर का एक सिंगल रूल नहीं पढ़ना है अपने को। 24 के बाद सेम एज 25, हेडिंग पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट 25 में दी हुई है, ठीक है। प्लेंटिफ से कब ली जाएगी सिक्योरिटी, ठीक है, और वो पे नहीं करेगा तो एक चीज़, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्लेंटिफ से कब सिक्योरिटी ली जाएगी और सिक्योरिटी पे नहीं करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। ये रूल 2 में दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी हमेशा याद रखेगा, अगर आप सिक्योरिटी पे नहीं करते हो विद इन टाइम जो कोर्ट ने फिक्स किया है, तो कोर्ट जो है शेल वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर पास करेगी क्या, डिसमिसिंग द सूट, आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा, आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये प्री का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर योर प्री एग्जाम। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशन। पहले मुझे कमेंट करके बताओ हमने कौन से सेक्शंस में कमीशन पढ़ा है, ठीक है, बताना। सेक्शन नंबर इस से लेके इस तक हमने कमीशंस पढ़ा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कमीशन किस किस चीज़ के लिए इशू की जा सकती है, वो ऑलरेडी हम सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट चीज़ें वो मैं डिस्कस करूँगा। देखो कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस पूरी हेडिंग बना रखी है, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने जाना, ठीक है, प्री में नहीं आएगा जनरली। सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जामिन करने के लिए विटनेस को कब करोगे, या तो विटनेस बीमार है, इन्फर्म है, या आपकी जुरिडिक्शन में नहीं रहता है, बाहर रहता है, वहाँ पे आप कमीशन इशू कर देंगे, ठीक है। नाउ ये जो रूल 2 है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ कमीशन जो है वो कैसे इशू किया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। देखो जनरल सा कंसेप्ट है, या तो कोर्ट सुओ मोटो कर देगी या ऑन दी एप्लीकेशन कर देगी, पार्टीज़ की एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, ठीक है, जो भी पार्टीज टू दी सूट हैं या विटनेस है उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है कमीशन इशू किया जा सकता है। तो सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो रिलेवेंट पार्ट है मैं उसी के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। रेलेवेंट पार्ट जो है वो है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 पे आइएगा फटाक से, बाकी रूल स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रूल नंबर 8 प्री के लिए। व्हेन डिपोजिशंस मे बी रेड इन एविडेंस, देखिए जितने भी एविडेंसेस लिए जाएंगे एग्जामिन करते हो इस विटनेस को, ठीक है, एविडेंस टेकन अंडर ए कमीशन, उनको एज ए एविडेंस रीड नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम द सेम इज ऑफर्ड, जिसके ये जनरल रूल है कि आप उनको एज ए एविडेंस ट्रीट नहीं करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी जिनके अगेंस्ट आप ऑफर करना चाहते हो। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अब नहीं आ सकता वो व्यक्ति कोर्ट में बीमार हो गया है, ठीक है, या कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि उसको डिस्पेंस कर दिया, तो उन केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हमारा हो गया एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेकंड कमीशन इशू की जाएगी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना ही रूल 9 पढ़ना है, ना ही रूल 10 पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग याद रख लेना, कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, रूल नंबर 9 में दी हुई है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा
रूल नंबर 10 से जो रिपोर्ट और डिस्पोजिशंस होंगी, एविडेंस जो भी लिए जाएंगे, ठीक है, कमिश्नर को भी एग्जामिन किया जा सकता है। यहाँ पे जनरल सा कंसेप्ट है कि जो भी रिपोर्ट होगी कमिश्नर की और जो भी एविडेंस उनके द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है, उनको एज ए एविडेंस ट्रीट किया जाएगा सूट के अंदर और वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे कमीशन इशू की जा रही है फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और जो आपके कमिश्नर साहब हैं उनको भी इन पर्सन एग्जामिन किया जा सकता है रिगार्डिंग दी पॉइंट्स, ठीक है, जो भी वो एग्जामिनेशन करके आए हैं। नेक्स्ट है रूल 10 है, हेडिंग पढ़नी है कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। 10B की भी हेडिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। 10C की भी हेडिंग पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको अलग बताऊंगा, इसकी भी हेडिंग याद रख लेना, कोशिश करना याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। 11 हेडिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट रूल इज़ यूर रूल नंबर 16 पे लेके चल रहा हूँ, उससे पहले 13 की हेडिंग आप चेक करना, ठीक है, सिर्फ हेडिंग। नाउ रूल नंबर 15, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 15 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। मैंने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि जो एक्सपेंसेस होंगे कमीशन के जो कि कोर्ट में सबमिट करवाए जाएंगे वो कौन करेगा। देखो हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगी, ठीक है। बिफोर इशूइंग कमीशन कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि भाई पैसा खर्चा जमा करवाओ, और कौन जमा करवाए देखिए, बाय द पार्टी एट हुज इंस्टांस, जिस पार्टी के इंस्टांस पे कमीशन इशू की जा रही है वो पार्टी, और फॉर हुज बेनिफिट द कमीशन इशूज, दो हैं, पार्टी किसके इंस्टांस पे कमीशन इशू की जा रही है या किसके बेनिफिट के लिए की जा रही है, वो पार्टी जो है यहाँ पे पैसा जमा करवाएगी रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ द कमीशन, ठीक है। नाउ अब रूल नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है पावर्स ऑफ कमिश्नर। क्या क्या पावर्स होंगी कमिश्नर्स की, एग्जामिन कर सकता है, कॉल कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को बुला सकता है, ठीक है, या कोई भी रीजनेबल टाइम किसी भी ज़मीन पे जा सकता है, किसी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। ये कुछ जनरल पावर्स है एक जो कमिश्नर्स के पास है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। रूल नंबर 16A अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू बिफोर कमिश्नर। बिफोर कमिश्नर साहब जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं और क्वेश्चंस के ऊपर पार्टीज ऑब्जेक्शन रेज कर लेती हैं, क्लेम करती हैं कि प्रिविलेज है हमारे पास, हम इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे, तो उन क्वेश्चंस को जो है कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ना कि कमिश्नर के द्वारा। बस यही है जो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ देखिए, द प्रिविलेज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, एंड वेयर कोर्ट डिसाइड कर देती है कि कोई क्वेश्चन प्रिविलेज नहीं था तो दोबारा से कमिश्नर जो है रिकॉल करेगा विटनेसेस को और उनको एग्जामिन करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। हाँ, एक रूल नंबर 17 से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार प्री में पूछ लिया जाता है कि जो कमिश्नर है, ठीक है, जो कमिश्नर आप ऑर्डर 26 में पढ़ते हो क्या वो सिविल कोर्ट है। तो रूल नंबर 17 ऑफ ऑर्डर नंबर 26 बड़ा क्लियरली कहता है कि जो कमिश्नर साहब है इनको हम मानेंगे डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट। इनको डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट माना गया, एक्चुअल में सिविल कोर्ट नहीं है, बट डीम्ड का मतलब होता है अ फिक्शन क्रिएटेड बाय द लॉ। लॉ ने एक फिक्शन क्रिएट कर दिया कि हमने इनको फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर हमने मान लिया कि ये सिविल कोर्ट है। लेकिन प्रोवाइडेड ने एक और क्लियर कर दिया चीज़ कि ठीक है भैया आपने सिविल कोर्ट माना है, लेकिन कमिश्नर जो है वो सिविल जज नहीं है, वो जज ऑफ ए सिविल कोर्ट नहीं है। सो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या कमिश्नर पेनल्टी इंपोज कर सकता है? कभी भी नहीं। ही शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टीज। हमेशा याद रखिएगा, कमिश्नर को सिविल कोर्ट माना गया है लेकिन वो जज नहीं है सिविल कोर्ट के, तो कमिश्नर जो है पेनल्टीज इंपोज नहीं कर सकता। ये भी आपसे प्री में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर पेनल्टी इंपोज करवाना चाहे तो क्या करेगा? तो कमिश्नर जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, हाई कोर्ट में नहीं, किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, खुद अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, कि भाई मुझे पेनल्टी इंपोज करवानी है इसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन ले सकता है, वहाँ से पेनल्टी इंपोज करवा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको डायरेक्टली जो पढ़ना है वो है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 की हेडिंग पढ़नी है कि इन केसेस में हाई कोर्ट जो है कमीशन इशू करेगी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। सिर्फ हेडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ऑर्डर 26 हो गया, ऑर्डर 26 में और कोई भी रूल नहीं पढ़ना है। 26 के बाद ऑर्डर नंबर 27, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है आपको, एक सिंगल रूल इसका नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए 27 कहता है किस चीज़ के बारे में। 27 के बाद आपको आना है, आज आपको सारी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा होपफुली सीपीसी की सारे ऑर्डर्स की। इसकी भी हेडिंग पढ़नी है 27A की भी, इसके अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। 27A की भी हेडिंग पढ़नी है। रूल मतलब ऑर्डर की हेडिंग, ऑर्डर याद होना चाहिए और कुछ याद नहीं होना चाहिए। सीपीसी के मैक्सिमम ऑर्डर से याद कर लो। 28 की भी हेडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए किससे डील करता है, एग्जाम में क्या होता है कब क्या पूछ लिया जाए, है ना, तो इसलिए ऑर्डर्स तो आपको याद होने चाहिए। 29 का भी जो है आपको ऑर्डर याद होना है, सूट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, ठीक है। 29 के बाद अगेन 30 जो है, इसकी भी हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि 30 जो है ऑर्डर नंबर 30 किससे डील करता है। नाउ
30 के बाद जो है 31 की भी हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज एग्जीक्यूटर्स। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्डर 31 ऑफ सीपीसी किस चीज़ से डील करता है, तो हमें याद रखना है सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। नाउ आइए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर नंबर 32, ऑर्डर नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ा अच्छा ऑर्डर है, कई बार ये जनरली हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, दो लोगों से डील करता है, माइनर से या और अनसाउंड पर्सन से। सो रूल 1 कहता है माइनर जो होगा, माइनर खुद तो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि वो कैपेबल नहीं, मेजर नहीं है, ठीक है। सो माइनर का जो सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा हमेशा नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ये आपको जनरल एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। रूल 2 कहता है जहाँ नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं करोगे तो प्लेंट को टेकन ऑफ कर दिया जाएगा, प्लेंट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट भी इम्पोज की जा सकती है, ठीक है, और कहा जाएगा कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही सूट इंस्टीट्यूट किया जाए। इसके बाद जो यहाँ से रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, ये जो है रूल नंबर 3 है। गार्जियंस जो होंगे सूट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा फॉर माइनर डिफेंडेंट। देखो प्लेंटिफ के लिए नेक्स्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, माइनर डिफेंडेंट्स के लिए गार्जियंस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। क्या क्या ग्राउंड्स है वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, किसको अपॉइंट किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, ठीक है। डेथ हो जाती है तो कौन आएगा, गार्जियन एड लिटम फॉर द पर्पज ऑफ लिटिगेशन। डायरेक्टली आइए रूल नंबर 4 के ऊपर, हु मे बी अपॉइंटेड, हु मे बी एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और अपॉइंटेड गार्जियन, किसको किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजोरिटी अटेंड कर ले वो व्यक्ति, उसको आप नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे और गार्जियन के तौर पे अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड कहता है अगर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट एडवर्स है टू दी प्लेंटिफ और टू दी डिफेंडेंट तो उसको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, ये भी आप चीज़ आके ये भी रिमूवल का ग्राउंड है। और रूल नंबर 4 के अंदर ही सब रूल 3 कहता है कि किसी भी पर्सन को आप बिना उसकी कंसेंट के, विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग, ये चीज़ याद रखिएगा, आप गार्जियन अपॉइंट नहीं करेंगे फॉर दिस सूट, ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन नॉट अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन एज ए गार्जियन इन दिस सूट, ठीक है। नाउ इसके बाद रूल नंबर 7 नहीं 6, रूल नंबर 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्री में। ये कहता है कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या कोई भी गार्जियन, ठीक है, शैल नॉट, ये जो है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट पैसे रिसीव नहीं करेगा, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है, चाहे वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो डिक्री के अंदर या डिक्री आई हो माइनर के फेवर में। सो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट अगर आपको माइनर के बिहाफ पे पैसे वगैरह रिसीव करने हैं, प्रॉपर्टी वगैरह रिसीव करनी है, ठीक है। ये जनरल कंसेप्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। हमने लास्ट में भी पढ़ा था है ना, रिप्रेजेंटेटिव सूट में एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट तो वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा या गार्जियन के द्वारा, जो भी सूट में, देखो नेक्स्ट फ्रेंड प्लेंटिफ के लिए, गार्जियन डिफेंडेंट के लिए। अगर देखो जनरल कहता है कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड और कोई भी गार्जियन, ठीक है, बिना कोर्ट की परमिशन से, ठीक है, जब तक वो परमिशन एक्सप्रेसली रिकॉर्ड ना कर दी जाए प्रोसीडिंग में, कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद रेफरेंस टू दी सूट एज ही एक्ट्स एज ए, मतलब माइनर के बिहाफ पे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप कोई एग्रीमेंट में नहीं घुसेंगे, किसी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं घुसेंगे बिना कोर्ट की परमिशन के, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप घुस जाते हैं, ठीक है, बिना कोर्ट की परमिशन से घुस जाते हैं तो क्या होगा, देखिए कोई भी एग्रीमेंट और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और बाय द गार्जियन विदाउट टेकिंग द लीव ऑफ द कोर्ट, सो वो कॉम्प्रोमाइज़ जो होगा वॉइडेबल होगा अगेंस्ट ऑल दी पार्टीज अदर देन माइनर, माइनर को छोड़ के, माइनर की मर्जी है, ठीक है, माइनर चाहे तो कर सकता है, उसको वैलिड कर सकता है, अदरवाइज वॉइडेबल, ये चीज़ याद रखनी है, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल दी पार्टीज, सारी पार्टीज के अगेंस्ट वॉइडेबल होगा, माइनर को छोड़ के, माइनर के अगेंस्ट वॉइडेबल नहीं होगा, बाकी सब के अगेंस्ट वॉइडेबल होगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी सुन लो सर की, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सीपीसी करवाने के लिए टू दी पॉइंट, ठीक है। पहले खुद सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करनी पड़ती है, आप देखोगे बेरेक्ट में हर एक चीज़ टू दी पॉइंट शॉर्टलिस्ट करनी पड़ती है, फिर की पॉइंट्स आपको बता पाता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नाउ इसके बाद हो गया आपका, ठीक है, ये जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, हेडिंग रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, हेडिंग, ठीक है। जनरली क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, एडवर्सली आप जा रहे हो या आप जो है ड्यूटीज़ प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आप अब इंडिया में नहीं रहते हो, बाहर चले गए, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो है प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे हो जाएगा जब तक नेक्स्ट फ्रेंड नया नहीं आ जाता, ठीक है। डायरेक्टली अब अपने को आना है, आई थिंक इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, बस यही है जो रेलेवेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ऑर्डर नंबर 32A, नेक्स्ट 32A पे आइए। 32A,
32A की सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, सूट रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली, आपको याद होना चाहिए 32A में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर ऑर्डर नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियोज़ के अंदर पूरी CPC अब समअप कर दूँ। तो ऑर्डर 33 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। और आज रात को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो होगा आपका हरियाणा ईडी का महाअभ्यास और अंतिम अभ्यास होगा, ठीक है। तो आज रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, लीगल पाठशाला वाले पे। बाकी सबको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और अभी ये ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, 35% डिस्काउंट मिल रहा है आपको बाय यूजिंग लीगल पाठशाला 10 कोड। तो ये ऑफर 31 जुलाई तक वैलिड, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, रेफरल कोड यूज़ करें लीगल पाठशाला 10। और आप मुझसे पर्सनली कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लीगल पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना और लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सारी करवाऊंगा, टेंशन मत।